एक और विषय है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन। अरे हमको क्या मिलेगा? ये भारत की जरूरत है। इसमें आपत्ति क्या है? ये चलने वाला नहीं है। एक देश एक चुनाव होना चाहिए, एक मतदाता सूची होनी। 269 MPs voting in favor of one nation, one election bill. This is completely against federalism and the Constitution of India. This bill will finish off regional parties. It is not an election reforms. It is just a fulfillment of one gentleman's desire and dream. Nothing more than that. वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद करना चाहता है या भारत की डेमोक्रेसी को और भी मजबूत करना चाहता है? माना सिस्टम में सुधार लाना है तो बदलाव जरूरी है, लेकिन अगर बदलाव गलत दिशा में होगा तो वह भारत को खोखला भी बना सकता है। आज की वीडियो में हम वन नेशन वन इलेक्शन को फुल्ली डिटेल में समझेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन का असली सच क्या है। सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपको लगता है कि हमने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। One nation, one election. One nation, one election. One nation, one election. One nation, one election. अभी आपने देखा होगा कि हरियाणा में इलेक्शन हुए। पीएम से लेकर सीएम तक, मंत्रियों से लेकर नेता कार्यकर्ता से लेकर पूरे तामझाम के साथ हर पार्टी ने सब कुछ छोड़कर इलेक्शन लड़ा है। महाराष्ट्र की भी ऐसी हालत थी। अब दिल्ली की बारी है, और फिर उसके बाद कहीं और की, तो उसके बाद कहीं और की, और ऐसे ही पूरा साल इलेक्शन में निकल जाता है। अब देखिए, भारत दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है जो हमेशा ही इलेक्शन के मोड में रहती है। जनरल इलेक्शन खत्म हुए नहीं कि अगले साल किसी स्टेट के असेंबली इलेक्शन होने हैं, फिर कभी पंचायत के या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होने हैं, और हर बार पॉलिटिकल पार्टीज रैलियां निकालेंगी और रास्ते जाम कर देंगी। यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि पुलिस जनता की सुरक्षा करेगी या फिर वीआईपी मूवमेंट पर नजर रखेगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, स्कूल टीचर, पोल ऑफिसर अपना काम करेंगे या सिर्फ इलेक्शन ड्यूटी करेंगे? तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन भारत में लागू होता है तो एमसीसी 5 साल में एक बार ही लागू होगा या फिर 1 साल में एक बार ही लागू होगा, तो इससे पॉलिसी पैरालिसिस नहीं आएगा। ऐसे में पूरे देश में एक साथ इलेक्शन होंगे और एक समय सारी पार्टियां अपना पूरा दम लगाकर इलेक्शन लड़ेंगी, और इसके बाद 4 साल सिर्फ काम पर फोकस किया जाएगा। इसी आइडिया के साथ वन नेशन वन इलेक्शन का प्लान बनाया जा रहा है। एक्चुअली दोस्तों, ये आइडिया कोई नया आइडिया नहीं है। इनफैक्ट भारत में पहले वन नेशन वन इलेक्शन ही था। भारत में भी 1951 से लेकर 1967 तक लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन एक साथ ही हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके कई सारी स्टेट की सरकारें गिरती जा रही थी। अब देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के हिसाब से हर 5 साल में इलेक्शन होंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट गिर जाए या फिर सेंटर की गवर्नमेंट गिर जाए। जब पहले वन नेशन वन इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि अगर स्टेट की गवर्नमेंट गिर जाती है तो उसके बाद उस स्टेट में री इलेक्शन कैसे होंगे, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के हिसाब से इलेक्शन तो सिर्फ एक बार ही होने हैं। तो जिस स्टेट की सरकार गिर जाती थी वहाँ प्रेसिडेंटियल रूल लगा दिया जाता था। धीरे धीरे जैसे ही समय आगे बढ़ा, वैसे ही कई सारे स्टेट की जो गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी और सरकारें डिसॉल्व होने लगी थी। 1968 में असम की सरकार गिर जाती है, 1967 में हरियाणा की सरकार गिर जाती है, और 1964 में केरल की सरकार गिरने के बाद वहां प्रेसिडेंटियल रूल लगा दिया जाता है, और धीरे धीरे करके ज्यादातर स्टेट की सरकार गिरने लगी। अब सेंटर के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वह हर एक स्टेट पे प्रेसिडेंटियल रूल कैसे लगा सकते हैं, और ऐसे में उन्हें री इलेक्शन तो कराना ही पड़ेगा। और पूरा गेम तब पलट जाता है जब इंदिरा गांधी ने अर्ली इलेक्शन बुलवा दी। इससे यह हुआ कि केंद्र और राज्य के चुनाव आगे पीछे हो गए, माने सीएम और पीएम के इलेक्शन अब एक साथ नहीं हो रहे थे, और जो वन नेशन वन इलेक्शन का सर्कल होता है वो पूरा बिगड़ जाता है। लेकिन क्या फिर से वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की बिल को मंजूरी दे दी है। अब यह इस बार लागू होगा या अगली बार, यह देखना भी बाकी है। लेकिन जब से यह बिल आया है तब से तमाम विपक्षी नेताओं ने इस पर सवाल उठाए हैं। Completely against federalism and the Constitution of India. This bill will finish off regional parties. It is not an election reforms. It is just a fulfillment of one gentleman's desire and dream. Nothing more than that. पर सवाल यहाँ पर यह आता है कि मोदी सरकार वन इलेक्शन क्यों चाहती है और विपक्ष इसे क्यों नहीं चाहता है? भारत में स्टेट लेवल के लिए विधानसभा चुनाव होते हैं, जिनसे किसी भी स्टेट का सीएम यानी चीफ मिनिस्टर चुना जाता है। जैसे यूपी की योगी आदित्यनाथ थे और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हुआ करते थे। इसी तरह से देश के पीएम चुनने के लिए लोकसभा चुनाव कराया जाता है, जिनमें आप सांसद चुनते हैं, यानी पीएम जो अभी मोदी जी हैं। अभी का जो हाल है कि
हालांकि यह दोनों इलेक्शन अलग अलग वक्त पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा, विधानसभाओं और निकाय के चुनाव एक साथ ही हों। इससे हर साल चुनाव करना ही होगा और टाइम की बचत भी होगी और पैसे भी बच जाएंगे। 2015 में लॉ कमीशन ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने जाने से करोड़ों रुपए की बचत हो सकती है, लेकिन क्या यह पूरा सच है? 2019 में जनरल इलेक्शन के लिए 75 दिनों में 60,000 करोड़ का खर्चा हुआ था। कहा जाता है कि एक साथ इलेक्शन होंगे तो भारत की जीडीपी में 1.5% की बढ़त होगी और इसी वजह से वन नेशन वन इलेक्शन को गेम चेंजर भी कहा जाता है। लेकिन सोचने जैसी बात है कि यह बढ़त कब होगी? जब इलेक्शन में बचे हुए पैसों का सही यूज होगा, रास्ते बनाने के टेंडर सही लोगों को दिए जाएंगे, रिश्वतखोरी नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर दुगनी स्पीड से डेवलपमेंट होगा, IIT एम्स खुलेंगे। नहीं तो पता चलेगा कि इलेक्शन प्रोसेस में बचने वाले पैसे किसी करप्ट नेता की जेब में जा रहे हैं और इससे देश का कम और करप्ट नेता का ज्यादा फायदा होगा। 2015 में साइमल्टेनियस इलेक्शन में एक रिपोर्ट निकाली गई थी जिसमें अनुमान लगाया गया था कि एक्स्ट्रा EVM और बैलेट पेपर भी तो लगेंगे, जिसके लिए लगभग 9,200 करोड़ खर्च होंगे। यानी यहाँ ECI ने एडमिट किया है कि कुछ एडिशनल कास्ट भी होंगे। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि सरकार और पार्टीज दो अलग अलग बातें होती हैं। सरकार का खर्च इलेक्शन कंडक्ट कराने जैसे पोलिंग स्टेशन खड़े करना, EVM लगाना, काउंटिंग करना, यह सारा खर्चा सरकार का होता है। और यह सारा खर्चा कहाँ से आता है? आपके टैक्स पेयर के टैक्स से। लेकिन इस खर्चे के अलावा पार्टीज के कैंपेनिंग का खर्चा, रैली निकालना, झंडे लगाना, ग्राउंड बुक करके बड़ी बड़ी स्पीचें देना, इन सारी बातों में पार्टीज का खर्चा भी होता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन में कौन से खर्चे की ज्यादा चिंता है? सरकार के खर्चे की जो आपके टैक्स पेयर के टैक्स से आती है, या फिर पार्टी के खर्चे की जो कहाँ से आती है, यह किसी को भी नहीं पता। विपक्ष का कहना है कि आज जो हमारा सिस्टम है वह डिवीजन ऑफ पावर के प्रिंसिपल पर चल रहा है। यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास कुछ पावर है, स्टेट के पास कुछ पावर है और सेंटर के पास कुछ पावर है, जिससे कोई एक इंसान डिक्टेटर नहीं बन सकता और एक पार्टी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। साथ ही साथ समाज के एक वर्ग के इश्यूज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी गाँव में रहते हैं तो आपके गाँव बस नहीं आ रही या फिर वहाँ सड़क नहीं बन रही है, तो इसके लिए आप सीधा PM से कांटेक्ट नहीं करते, आपको आपकी ग्राम पंचायत में इशू रेज करना पड़ता है। लेकिन अगर पूरा इलेक्शन ही सेंटर के दम पर होने लगा तो इन छोटे छोटे लोगों को कोई इंसेंटिव ही नहीं बचेगा कि आपको आपकी बात कोई सुने और आपका इशू दब जाएगा, जिससे अल्टीमेटली कॉमन मैन का नुकसान होगा। वैसे ही छोटे लेवल की, स्टेट लेवल की पार्टियां इतने बड़े लेवल पर प्रचार नहीं कर पाएंगी, तो वह कहां गुम हो जाएंगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे भारत की छोटी पार्टियां सिर्फ नाम के लिए रह जाएंगी। 2023 में सरकार ने एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी बनाई थी और उस पर काम भी शुरू कर दिया था और कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पन्नों की अपनी रिपोर्ट मार्च 2024 में सौंप दी थी। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे, इसके बाद 100 दिनों के भीतर दूसरे फेज में निकाय के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे और दिसंबर 2024 में कैबिनेट ने बिल पास भी कर दिया है और उम्मीद के मुताबिक विपक्ष ने इस पर पूरा हंगामा मचा दिया है। इसी को देखते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से कहा कि वह जितना चाहे उतना टाइम डिस्कशन के लिए ले सकती है। भारत की इकोनॉमी के बारे में, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, भारत के टेक चैलेंजेस के बारे में, भारत की सिक्योरिटी के बारे में, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में, भारत के ट्रेड रिलेशन के बारे में, ऐसे हजारों मुद्दे हैं जिन पर डिबेट की जा सकती है। लेकिन हमारे पार्लियामेंट ने पूरा विंटर सेशन बर्बाद कर दिया है। आज हमारी सिटीज कम्प्लीटली ब्रोकन है, पॉल्यूशन पर किसी का कंट्रोल नहीं है, लोग सांस तक नहीं ले पा रहे हैं, महंगाई बढ़ चुकी है, भारत के कई इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, हमारे आसपास के देश कई मीलों दूर आगे चले गए हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रोकन है, हमारी रोडों पर इतने गड्ढे हैं कि चला भी नहीं जा सकता है। लेकिन इन सारे मुद्दों पर न रूलिंग पार्टी का इंटरेस्ट है और न ही विपक्ष का। आज के लिए बस इतना ही काफी। मिलते हैं अगली वीडियो पे।